बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास BSc ADP पार्ट 2 यानी कि 4th ईयर का मैथमेटिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं और इसमें हमने मैथमेटिकल मेथड्स की जो बुक है उसका चैप्टर 2 जो कि ग्रुप्स के बारे में है वो स्टार्ट किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे। लेट H बी आ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G and A belongs to G, then the set कौन सा, ये एलिमेंट और ये H जो कि G का सब ग्रुप है, ये हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें किस तरह के एलिमेंट्स हैं, A स्मॉल h such that small h belongs to capital H is called left coset of H in G determined by एलिमेंट हमने यहाँ से उठाया था A, determined by A। देखिए डेफिनेशन हमारे पास कुछ इस तरह से है। लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। H हमने एक सब ग्रुप लिया है ग्रुप G का, सब ग्रुप को हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एंड A बिलोंग्स टू कैपिटल G, ये जो हमारा G ग्रुप है, एक एलिमेंट A मैंने उठाया है इस ग्रुप से। देन द सेट, इस तरह का जो सेट होगा इसको मैंने A को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया है H से जो कि सब ग्रुप है हमारा। इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, A स्मॉल h और स्मॉल h कहाँ से आएगा, कैपिटल H से जो कि G का सब ग्रुप हमने लिया है। अगर A लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगा तो फिर हम इसको नाम देंगे लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G डिटरमिन्ड बाय A। जो एलिमेंट हम उठाएंगे ना G से, डिटरमिन्ड उस एलिमेंट से होगा। बात समझ आ गई। अगर इसी सेट को मैं इस शक्ल में लिखूं, H A को अगर मैं राइट साइड पे रखूं तो सिमिलरली अंदर चेंजिंग क्या आएगी, स्मॉल h पहले आएगा और ये A सच दैट स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H। इसको फिर हम नाम देंगे राइट कोसेट का, राइट कोसेट। इसको हम कहेंगे दिस इज राइट कोसेट ऑफ H इन G डिटरमिन्ड बाय A। एलिमेंट यही आएगा क्योंकि सिर्फ हमने पोजीशन चेंज की है, यहाँ पे A लेफ्ट साइड पे है, यहाँ पे A राइट साइड पे है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट की। जो एलिमेंट आप G से उठा रहे हैं उसको H जो कि G का सब ग्रुप है, अगर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे जो सेट बनेगा वो आपका लेफ्ट कोसेट होगा, और अगर हम उसको राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उस सेट को हम राइट कोसेट का नाम देंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे डिटरमिन्ड बाय A है ये एलिमेंट। अगर हमारा एलिमेंट है आइडेंटिटी, मतलब अगर E है G से, तो फिर हमारे पास जो लेफ्ट और राइट कोसेट्स बनेंगे वो किस शक्ल के होंगे, ये आपने गौर करना है। यहाँ पे अगर मैं पहले लेफ्ट कोसेट की बात करूँ, EH इक्वल्स टू, इसमें एलिमेंट बनेगा हमारे पास E जो कि आइडेंटिटी है, फिर स्मॉल h सच दैट स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H एंड दिस इज एक्चुअली H। तो यहाँ पे आइडेंटिटी चूंकि खत्म हो जाएगी, बाकी रह जाएगा स्मॉल h और वो किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल H से, तो फिर इसलिए ये कैपिटल H के इक्वल हो गया। इसी तरह से जब हम इसका राइट कोसेट फाइंड करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट को लेते हुए तो वो हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह से होगी, स्मॉल h पहले आ जाएगा, आइडेंटिटी बाद में, सच दैट स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H। सिमिलरली इधर भी वही बात है, आइडेंटिटी तो खत्म हो जाएगी ना, बाकी रह जाएगा स्मॉल h जो कि कैपिटल H से बिलोंग कर रहा है, तो फिर ये भी किसके इक्वल होगा, कैपिटल H की। इसका मतलब ये हो गया कि वो वाला लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट जो हम आइडेंटिटी से डिटरमिन करेंगे वो एक्चुअली क्या होगा, H इटसेल्फ होगा। यहां हम लिख सकते हैं H इटसेल्फ। इस बात को मैं रिपीट कर देता हूं कि वो वाला लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट जो हम आइडेंटिटी एलिमेंट से डिटरमिन करेंगे वो एक्चुअली क्या होगा, जो हमने सब ग्रुप लिया होगा ना, जैसे इस केस में हमने सब ग्रुप H लिया है तो वो इटसेल्फ ही आएगा, वो खुद ही आ जाएगा।
बात क्लियर हो गई? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है पार्टीशन ऑफ ए सेट। तो इसको अब हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। मैं लेट करता हूँ यहाँ पे, लेट A1 A2 A3 अप टू AN बी द collection of subsets of a set A। अगर मेरे पास एक कलेक्शन पड़ी हुई है, अगर यहाँ पे मैं फिगर बनाऊँ, लेट्स सपोज ये आपका एक सेट A है, ठीक है जी, और इसके अगर मैं कुछ हिस्से कर दूँ, इसको अगर मैं कहूँ A1, दिस इज़ A2, A3, दिस इज़ A4, दिस इज़ A5 और अप टू ये जाएगा AN तक। ये मैंने एक कलेक्शन ले ली है सेट A के सबसेट्स की। देन दिस कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ A फॉर्म पार्टीशन ऑफ A इफ, ये जो कलेक्शन है हमारे पास A के सबसेट्स की, ये A की पार्टीशन होगी कब? इसकी दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये है कि ये जो हमारे पास कलेक्शन है इसका यूनियन ऑफ AI सच दैट I बिलोंग्स टू कैपिटल I, दिस इज इक्वल्स टू A। अगर इन तमाम सबसेट्स का यूनियन A के इक्वल आ जाए, पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन ये है कि इनमें से कोई भी दो सबसेट्स का जो इंटरसेक्शन है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ एक AI इंटरसेक्शन AJ, दिस विल बी इक्वल टू 5, और यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो I है दिस इज़ नॉट इक्वल टू J। क्योंकि अगर हम इन दोनों की बात करें A1 और A2, इन दोनों में कुछ भी कॉमन ही ना होगा। देखो ना, मैंने यहाँ पे लिखा है AI इंटरसेक्शन AJ। इस कलेक्शन में से कोई से दो सबसेट्स का अगर इंटरसेक्शन 5 आए तो फिर हम ये कह सकते हैं कि दिस कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ A फॉर्म पार्टीशन ऑफ A। डेफिनेशन को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक कलेक्शन है सबसेट्स की, किसकी? एक सेट A है, उसके सबसेट्स की हमारे पास कलेक्शन है जिसको मैंने नाम दिया है A1 A2 A3 अप टू AN। ये कलेक्शन जो है ये A की पार्टीशन कब बनाएगी? जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। पहली कंडीशन क्या है? यूनियन ऑफ दिस कलेक्शन विल बी इक्वल टू होल A, मतलब इन तमाम सबसेट्स का यूनियन लें तो पूरा A बनना चाहिए हमारे पास। और दूसरी कंडीशन ये है कि इस कलेक्शन में से कोई से दो सबसेट अगर आप उठाते हैं तो उनका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? एम्प्टी सेट 5 होना चाहिए। तो फिर उस सूरत में हम ये कह सकते हैं कि दिस कलेक्शन फॉर्म पार्टीशन ऑफ A। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पार्टीशन ऑफ ए सेट की डेफिनेशन भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ली होगी, और ये डेफिनेशन को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है क्योंकि नेक्स्ट अब हम जो थ्योरम सॉल्व करेंगे उसमें इसी डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम 2.23 है जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ G। G एक ग्रुप है और H उसका सब ग्रुप है। देन द सेट ऑफ ऑल लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ H इन G डिफाइंस अ पार्टीशन ऑफ G। हमने ये प्रूव करना है कि अगर H G का सब ग्रुप है तो फिर G के जितने भी लेफ्ट या राइट कोसेट्स होंगे वो G की पार्टीशन डिफाइन करेंगे। और पार्टीशन ऑफ ए सेट की डेफिनेशन अभी हम पढ़ के आए हैं, वो मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि अगर लेट्स सपोज A हमारे पास एक सेट है और उसकी हमने सबसेट्स की एक कलेक्शन ले ली है, तो दो कंडीशन थी हमारे पास। पहली कंडीशन क्या थी कि यूनियन ऑफ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, अगर उसको मैं AI का नाम दूँ, सच दैट स्मॉल I बिलोंग्स टू कैपिटल I, ये किसके इक्वल होना चाहिए? पूरे सेट के इक्वल, मतलब A के इक्वल। और दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है पार्टीशन की कि अगर आप कोई से दो सबसेट्स लेते हैं उसी कलेक्शन में से, लेट्स सपोज AI इंटरसेक्शन AJ, इन दोनों सबसेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो 5 होना चाहिए। और यहाँ पे कंडीशन हमारे पास ये होती है कि I इज़ नॉट इक्वल टू J। ये दोनों कंडीशंस हमने यहाँ पे सेटिस्फाई करनी है G की पार्टीशन को प्रूव करने के लिए।
तो अब हम यहाँ पे अपना काम स्टार्ट करते हैं। हम इस तरह से बात करेंगे जी, लेट ए इक्वल्स टू स्मॉल ए एच सच दैट ए बिलोंग्स टू जी बी द set of left distinct cosets of H in G। ये हमने H के लेफ्ट डिस्टिंक्ट कोसेट्स ले लिए हैं G में से, उसको सेट A का हमने नाम दिया है। अब हमने ये प्रूव करना है, नाउ वी प्रूव दैट, पहला हिस्सा वही पार्टीशन की जो डेफिनेशन है, यूनियन ऑफ ए एच सच दैट ए बिलोंग्स टू जी, ये इक्वल होना चाहिए जी के, क्योंकि हमने यहाँ पे जी की पार्टीशन करनी है ना। जैसे यहाँ पे ए की पार्टीशन थी, पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन यहाँ पे होगी कि आप कोई से दो लेफ्ट कोसेट्स ले लें, ए एच इंटरसेक्शन, लेट्स सपोज दूसरा मैं ले रहा हूँ बी एच, इनका इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, और यहाँ पे ए एच इज़ नॉट इक्वल टू बी एच, क्योंकि हमने डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स लिए हैं, डिफरेंट है, ये इक्वल नहीं हो गया आपस में। तो ये दोनों कंडीशंस अब हमने यहाँ पे सेटिस्फाई करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली कंडीशन की, इसको हम प्रूव करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं इसको रिपीट करके लिख लेता हूँ, ये है जी यूनियन ऑफ लेफ्ट कोसेट्स ए एच सच दैट ए बिलोंग्स टू जी, इसको हमने प्रूव करना है जी के इक्वल। अब हम यहाँ पे सेट थ्योरी की एक टेक्निक यूज़ करेंगे। टेक्निक क्या है कि अगर आपने दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है तो उस पर्पज़ के लिए हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज मेरे पास दो सेट्स हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है। सबसे पहले मैं एक एलिमेंट लेट्स सपोज ए उठाता हूँ, अगर इस सेट ए से अगर वो किसी तरह बिलोंग कर जाए सेट बी से, तो फिर हम ये कह देते हैं कि जी ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अगर कोई एलिमेंट किसी एक सेट से बिलोंग कर रहा है और अगर हम ये प्रूव कर दें कि वो दूसरे सेट से भी बिलोंग कर रहा है, तो फिर पहला सेट दूसरे का सबसेट बन जाता है। ठीक है, इसको अगर मैं नाम दे दूँ इक्वेशन 1 का। फिर हमने क्या करना है कि कोई एक एलिमेंट उठाना है बी में से, मतलब दूसरे सेट में से, और हम किसी तरह ये प्रूव कर दें कि ये सेट ए से भी बिलोंग करता है, तो फिर इस सूरत में क्या होगा कि ये जो बी सेट है ये सबसेट बन जाएगा ए का। ये दोनों बातें क्लियर हो गई। इसको नाम दे दें 2। अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो ये सिर्फ उसी सूरत में पॉसिबल है जब ये दोनों इक्वल होंगे, ए इक्वल्स टू बी। ये हमारे पास सेट थ्योरी का एक रिजल्ट है कि दो सेट्स इक्वल होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ये दोनों कंडीशन सिर्फ उस सूरत में सेटिस्फाई होंगी जब दोनों सेट्स इक्वल होंगे। अब मैंने इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। दिस इज यूनियन ऑफ लेफ्ट कोसेट्स, ये लेफ्ट कोसेट्स का कलेक्शन पड़ा हुआ है और ये जी है। हमने इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, तो यही टेक्निक हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला काम जो मैंने करना है, लेट मैं करता हूँ जी ए बिलोंग्स टू जी। जी में से मैंने ये एलिमेंट उठाया और ए को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए ई, और ए ई किससे बिलोंग करेगा, लेफ़्ट कोसेट से, क्योंकि हमने यहाँ पे जो लेफ़्ट कोसेट्स की कलेक्शन ली है उसमें इसी तरह के एलिमेंट्स है ना, क्योंकि एच में आइडेंटिटी भी तो है, तो फिर ये किससे बिलोंग कर जाएगा, ए एच से। और ए एच किसका सबसेट है, इस कलेक्शन का। यूनियन ऑफ ए एच सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल जी। देखिए आपने बात को गौर से समझना है। देखिए ए एलिमेंट मैंने उठाया था जी में से और इसको हम लिख सकते हैं ए ई, और ए ई इस तरह के एलिमेंट्स कहाँ पड़े हुए हैं, लेफ्ट कोसेट्स में, तो फिर इसलिए मैंने इसको कह दिया ये बिलोंग कर रहा है ए कैपिटल एच से। और ये अगर आप गौर करें ये एक्चुअली क्या है, दिस इज यूनियन ऑफ लेफ्ट कोसेट्स, डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स। ये यूनियन है, ये एक लेफ्ट कोसेट है, तो ये एक जो लेफ्ट कोसेट है ये इसमें कंटेन करेगा ना। ये एक्चुअली है क्या, यूनियन ऑफ आल डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स, और ये एक लेफ्ट कोसेट है, तो फिर ये इसका सबसेट होगा। अब एक्चुअली हुआ क्या है, हमने ए एलिमेंट उठाया था जी से, एज ए हमने उठाया था जी से, और ये बिलोंग किससे कर गया है, यूनियन ऑफ दिस
collection of left cosets. It means by this technique of set theory हम ये कहेंगे कि G is a subset of union of A capital H such that A belongs to G. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आप कोई एलिमेंट एक सेट से उठाते हैं वो दूसरे से बिलोंग कर जाता है तो फिर पहला सेट दूसरे का सबसेट बन जाता है। तो सेम यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने ए उठाया था जी से और वो किससे बिलोंग कर गया है, यूनियन ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट से। तो फिर जी जो है वो इसका क्या बन जाएगा, सबसेट। इसको आप नाम दे दें 1 का। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंस ईच एच इज सबसेट ऑफ जी। इस बात को मानते हैं। ए एच एक्चुअली है क्या, लेफ्ट कोसेट्स। तो हर लेफ्ट कोसेट जी का सबसेट होगा ना, क्योंकि लेफ्ट कोसेट एक्चुअली आने कहाँ से हैं, आने तो जी में से ही है ना। तो इसलिए हर जो लेफ्ट कोसेट है वो जी का सबसेट होगा। तो फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए एच इज अ सबसेट ऑफ जी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अगर ए एज सबसेट है जी का और अगर इन लेफ्ट कोसेट्स का आप यूनियन ले लें, ए कैपिटल एच सच दैट ए बिलोंग्स टू जी, ये भी तो जी का सबसेट होगा ना। देखें हमने यहाँ पे ये कहा है कि हर लेफ्ट कोसेट जी का सबसेट है। तो जब हम इन तमाम लेफ्ट कोसेट्स का यूनियन लेंगे तो वो एक्चुअली किसके इक्वल होगा, जी के। और हर सेट अपना तो सबसेट होता ही है। दिस इज एक्चुअली जी। लेफ्ट कोसेट्स तमाम का अगर आप यूनियन ले लें तो वो पूरे सेट के इक्वल हो जाता है। तो पूरा सेट हमारे पास यहाँ पे क्या है, जी, जो कि ग्रुप है। तो यहाँ पे फिर ये जो यूनियन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स है ये जी के इक्वल ही आ जाएगा। और हमें ये पता है कि हर सेट अपना तो सबसेट होता ही है, इसलिए फिर इनका यूनियन जी का सबसेट हो गया। तो इसको अब आप नाम दे दें इक्वेशन 2 का। अब आप गौर करें, इक्वेशन 1 ये कह रही है कि G इज अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स, और इक्वेशन 2 कह रही है कि यूनियन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स इज सबसेट ऑफ G। ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। तो बाय दिस प्रॉपर्टी ऐसा कब पॉसिबल है, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 G इज इक्वल टू यूनियन ऑफ लेफ्ट कोसेट्स AH सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू जी। तो ये हमारे पास पार्टीशन ऑफ जी की पहली कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है जी। अब उसके बाद जो इसकी दूसरी कंडीशन है वो ये है कि अगर आप कोई से 2 लेफ्ट कोसेट्स उठाते हैं AH और BH, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, फाई। अब हम इसको यहाँ पे प्रूव करेंगे। ये मैं यहाँ पे रिपीट करके एक दफ़ा लिख लेता हूँ। ये है जी AH इंटरसेक्शन BH इज इक्वल टू फाई। और यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि हमने डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट उठाए हैं। अब हम इस पे वर्किंग करते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी लेट AH एंड BH, ये मैंने 2 लेफ्ट कोसेट्स उठाए हैं A में से। शुरू में हमने सेट A ही लिया था ना, इसमें तमाम डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स पड़े हुए हैं। तो इसमें से मैंने ये 2 उठा लिए हैं और साथ हम इसे बता देंगे कि जो AH है ये BH के इक्वल नहीं है। ये हमने 2 उठा लिए हैं और हमने प्रूव क्या करना है, वी प्रूव दैट AH इंटरसेक्शन BH इक्वल्स टू फाई। ये हमने प्रूव करना है, लेकिन हम इसको यहाँ पे कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। हम इससे कंट्रेरी यहाँ पे सपोज करते हैं, वी सपोज ऑन contrary that AH intersection BH is not equal to phi। प्रूव हमने ये करना है कि इन 2 लेफ्ट कोसेट्स का इंटरसेक्शन फाई है, मतलब एम्प्टी सेट है। लेकिन मैंने इससे बरअक्स सपोज कर लिया है कि ये फाई नहीं है, ये नॉट इक्वल टू फाई है। नॉट इक्वल टू फाई का मतलब ये है कि इन दोनों लेफ्ट कोसेट्स के इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ मौजूद होगा। तो फिर उसके लिए मैं लेट करता हूँ x बिलोंग कर रहा है इन दोनों के इंटरसेक्शन से। अब अगर ये जो एलिमेंट मैंने x लिया है इन दोनों के इंटरसेक्शन से, तो ये दोनों में मौजूद होगा। अगर कोई एलिमेंट 2 सेट्स के इंटरसेक्शन में पड़ा होगा तो फिर दोनों में होता है ना। इंटरसेक्शन में हम कॉमन लेते हैं, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू AH
एंड आल्सो x बिलोंग्स टू बी एच। क्या ख्याल है, इस बात को मानते हैं कि अगर एक एलिमेंट दो सेट्स के इंटरसेक्शन में है तो वो दोनों में मौजूद होगा ना। अब ये जो x है ये अगर A8 से बिलोंग कर रहा है तो फिर ये किस तरह का होगा, AH1, क्योंकि कैपिटल H में तो इसी तरह के एलिमेंट्स पड़े हैं ना। और इसी तरह से अगर x इस लेफ्ट कोसेट से बिलोंग कर रहा है तो फिर ये क्या होगा, B, इसको मैं नाम देता हूँ H2। और यहाँ हम साथ बताएंगे फॉर ऑल H1 एंड H2 बिलोंग्स टू कैपिटल H। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ये जो हमने दो इक्वेशंस बनाई हैं x इक्वल्स टू AH1 और x इक्वल्स टू BH2, इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल हो जाएगी। तो फिर हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, AH1 दिस इज इक्वल्स टू BH2। अब यहाँ से अगर मैं H1 को उठा के उधर लेके जाऊँ तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, H1 इनवर्स। और यहाँ पे मैं एसोसिएटिविटी यूज़ करने लगा हूँ, H2 H1 का इनवर्स, इसको मैं नाम दे देता हूँ किसी H3 का। और साथ हम इसे बताएंगे फॉर ऑल H2 H1 इनवर्स इक्वल्स टू H3 एंड दिस बिलोंग्स टू कैपिटल H। यहाँ पे हमारे पास A की वैल्यू आ गई है BH3। और इसी इक्वेशन से अब अगर मैं B की वैल्यू निकालूं तो H3 इधर जाके क्या होगा, H3 इनवर्स H3 इनवर्स इक्वल्स टू B। तो यहाँ से B हमारे पास क्या आ गया है, H3 इनवर्स। अब इसके बाद हम मज़ीद आगे वर्किंग करते हैं। यहाँ पे मैं एक एलिमेंट उठाता हूँ, नाउ Y मैं उठा रहा हूँ इसी लेफ्ट कोसेट्स A8 से। अगर y बिलोंग कर रहा है लेफ्ट कोसेट A8 से तो फिर ये किस तरह का होगा, y इज इक्वल टू A। यहाँ पे चूँकि हम H3 तक ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं तो इसको मैं नाम देता हूँ H4 का। यहाँ तक ठीक है, y इज इक्वल टू AH4। और यहाँ पे हम साथ उसे बता देंगे कि ये जो H4 है ये बिलोंग कर रहा है कैपिटल H से। अब यहाँ पे हम A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। कौन सी वैल्यू, ये जो पड़ी हुई है BH3, ये यहाँ पे पुट कर दें। y इक्वल्स टू A इक्वल है BH3 H4। अगेन H3 H4 को हम नाम दे देंगे H5 का और साथ इसे बताएंगे फॉर ऑल H5 बिलोंग्स टू कैपिटल H। यहाँ से देखें y किसके इक्वल आया है, BH5 के। और इस तरह के एलिमेंट्स कहाँ पड़े हुए हैं, B कैपिटल H में। लेफ्ट कोसेट B कैपिटल H में इस तरह के एलिमेंट है ना, ये जो हमारे पास है। तो फिर इसलिए हम ये कह सकते हैं कि y बिलोंग्स टू B कैपिटल H। इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें y किसके इक्वल आया है, BH5। और इस तरह के एलिमेंट्स किस में पड़े होंगे, इस लेफ्ट कोसेट में B कैपिटल H में। तो फिर इसलिए हम ये कह सकते हैं y बिलोंग्स टू B कैपिटल H। अब आपने गौर करना है, हमने y उठाया कहाँ से था, AH से, और वो बिलोंग किससे कर गया है, BH से। इट मीन्स AH इज अ सबसेट ऑफ BH। वही टेक्निक जो मैंने शुरू में आपको यहाँ पे बताई थी, बात फॉलो कर रहे हैं। इसको अब आप नाम दे दें इक्वेशन 3 का, क्योंकि दो इक्वेशन हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। अब यही सेम वर्किंग हमने करनी है। इसको अब मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। देखें यहाँ पे मैंने y उठाया था AH से, अब मैं यही एलिमेंट उठाऊंगा BH से। पहले AH से उठाया फिर BH से। अब अगर ये y इस लेफ्ट कोसेट से बिलोंग कर रहा है तो फिर इसकी शक्ल क्या होगी, BH6, क्योंकि H5 तक हम ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं। तो फिर इसकी शक्ल यही होगी ना, BH6, मतलब स्मॉल h की तरह के एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे अब आप इस B की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। ये वाली क्या वैल्यू है, AH3 इनवर्स। ये B की वैल्यू अब इसमें हम पुट करेंगे। दिस इज y इक्वल्स टू AH3 इनवर्स H6। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इसको मैं नाम दे दूंगा H7 का, या हम उसे बता देंगे कि H3 इनवर्स H6 इक्वल्स टू H7 एंड दिस बिलोंग्स टू कैपिटल H। अब देखिए y किसके इक्वल आया है, AH7। और इस तरह के एलिमेंट्स किससे बिलोंग करते हैं, AH से। ये जो लेफ्ट कोसेट है इसमें इसी तरह के एलिमेंट्स होंगे ना, क्योंकि ये जो AH है
दिस इज लेफ्ट कोसेट्स, और इसमें इसी तरह के एलिमेंट्स होंगे ना। अभी हमने स्टार्ट में जो सेट ए लिया था उस पर हमने यही कहा था ना कि इसमें एलिमेंट्स हैं ए एच, और ए बिलोंग कर रहा है जी से, तो फिर इसलिए हम यहाँ पे अब ये कह सकते हैं कि y बिलोंग्स टू ए कैपिटल एच। यहाँ पे मैं बात को रिपीट करने लगा हूँ, y हमने उठाया था b कैपिटल एच से, और यहाँ पे चूँकि y b कैपिटल एच से बिलोंग कर रहा है, मतलब इस लेफ्ट कोसेट से, और इसमें इस तरह के एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए फिर मैंने इसको BH6 का नाम दे दिया, क्योंकि H5 तक हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पे चूँकि B की वैल्यू हमें चाहिए, तो वो हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, विच इज़ AH3 इनवर्स। सब्स्टिट्यूट करने के बाद y की फाइनल वैल्यू हमारे पास आई AH7, और इस तरह के एलिमेंट्स कहाँ पड़े हुए हैं, इस लेफ्ट कोसेट में। ये गौर करें आप, AH1, यहाँ पे उसको मैंने AH7 का नाम दे दिया। तो y मैंने उठाया BH से था, बिलोंग किससे कर गया है, AH से। तो इसी टेक्निक के मुताबिक फिर ये जो BH है ये सबसेट हो जाएगा किसका, AH का। इसको आप नाम दे दें 4 का। अब आप इक्वेशन 3 और 4 पे गौर करें। इस कंडीशन के मुताबिक अगर A B का सबसेट है, B A का सबसेट है, तो फिर क्या होगा, वो दोनों सेट्स इक्वल होते हैं। यहाँ पे देखें, AH इज अ सबसेट ऑफ BH and BH is a subset of AH. It means these two left cosets are equal by equation 3 and 4. AH equals to BH, which is contradiction, which is contradiction. देखिए, हमने तो शुरू में कहा था कि अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई है तो फिर ये दोनों इक्वल नहीं है। हमने कंट्राडिक्शन मेथड से इसको प्रूव करने की कोशिश की कि प्रूव ये करना है, लेकिन हमने ये कह दिया कि इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई नहीं है, मतलब इसमें कोई ना कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है। जब हम इस कंडीशन को लेके चले हैं तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट ये बन रहा है कि AH इज इक्वल टू BH, जबकि ये दोनों तो डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स हैं। हमने शुरू में जो काम स्टार्ट किया था वहाँ पे जो हमने एक सेट लिया था उसमें तमाम लेफ्ट डिस्टिंक्ट कोसेट्स थे। यहाँ पे हमने बताया भी है, दूसरी कंडीशन जो हम प्रूव कर रहे हैं कि जो AH है ये BH के इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो इक्वल आ गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने सपोजिशन की थी ना कि AH इंटरसेक्शन BH फाई नहीं है, ये रॉन्ग है। हम इसे बताएंगे, सो आर सपोजिशन is wrong and it is proved that AH intersection BH equals to phi, और यहाँ पे कंडीशन है कि AH is not equal to BH। थ्योरम की स्टेटमेंट मैं शुरू से रिपीट कर देता हूं। एक्चुअली स्टेटमेंट हमें यह कह रही थी कि H अगर एक सब ग्रुप है G का, तो फिर इसके जितने भी लेफ्ट या राइट कोसेट्स होंगे H के, वो G की पार्टीशन करेंगे। और पार्टीशन ऑफ अ सेट की डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे मैंने रिपीट की, इससे पहले भी हमने देखी कि कोई भी अगर हमारे पास एक सेट है उसकी पार्टीशन से मुराद क्या है, आपने उस सेट के तमाम सबसेट्स लेने हैं, उन तमाम सबसेट्स की जो कलेक्शन है वो उस सेट की पार्टीशन बनाएगी। कब? जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी कि उन तमाम सबसेट्स का जो यूनियन है, उसकी जो कलेक्शन है, उसका यूनियन उस सेट के इक्वल आए, और उसी कलेक्शन में से किसी दो सबसेट्स का इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए। यही दोनों कंडीशन हमने यहाँ पे सेटिस्फाई की हैं। पहले मैंने G के यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेफ्ट कोसेट्स ले लिए और इसकी जो पहली कंडीशन है ये सेटिस्फाई की, और दूसरी कंडीशन ये थी कि हमारे पास कोई से दो जो सबसेट्स हैं उनका इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने दूसरी कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाई कर दिया। तो फिर इससे ये बात साबित हो जाती है कि अगर H एक सब ग्रुप है G का, तो फिर H के जितने भी लेफ्ट या राइट कोसेट्स होंगे वो G की पार्टीशन करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये थ्योरम आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा।